उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे नंबरों से सिलेक्शन पाएँ। जैसे कि आप जानते हैं RO की वैकेंसी आ चुकी है और उस वैकेंसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री के डिस्कशन कर चुके हैं, आधुनिक भारत का इतिहास बाकी रह गया है, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ने पॉलिटी डिस्कशन किया है। देखिए 3 दिन आपकी पॉलिटी चलेगी, 2 दिन आपकी ज्योग्राफी चलेगी और 1 दिन आपकी हिस्ट्री चलेगी। क्योंकि हिस्ट्री को हम लोग ने आधा देख लिया है, आधुनिक भारत रह गया इसलिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ और ऐसी वीडियो आपको शायद ही मिलेगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है 2023-24। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, चाहे वो यूपीएससी हो, RO हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आकाशगंगा की जो को वर्गीकृत किया गया है वो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आकाशगंगा को जो वर्गीकृत किया गया है वो आपको किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, या फिर विद्युत गैलेक्सी के रूप में, या फिर अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो आकाशगंगा को जो वर्गीकृत किया गया है वो आपका किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष? तो सूर्य जो है उसको हमारी पृथ्वी का यानी कि आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को समय लगता है आपके 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। बात समझ में आ रही है? कितने समय लगते हैं? 22.5 से 25 करोड़। तो इसमें 22.5 तो दिया नहीं है, 25 करोड़ दिया। तो 25 करोड़ किस पे? आपके सी वाले ऑप्शन पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तारे का रंग किसका सूचक होता है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति यानी सूर्य तारे की रोशनी का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का? तो देखिए, तारे का जो रंग का जो सूचक होता है वो किसको इंगित करता है? आपके उसके ताप के। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन या फिर होशंगाबाद? तो जो सबसे करीब है वो आपका आता है रीवा। रीवा क्यों आता है? क्योंकि जो उसकी स्थिति दी हुई है भारतीय मानक समय में, तो जो आपका रीवा होता है, रीवा को होता है 81.19 डिग्री पूर्वी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो रीवा का होता है वो क्या होता है? 81.19 डिग्री पूरब की तरफ है। बात समझ आ रही है? यानी पूर्वी साइड में है ये। बात समझ रहे हैं? इसलिए चलिए, और बाकी की बात करें तो आपकी सागर की कितनी है? सागर की बात करते हैं तो सागर की है आपकी 78.50 डिग्री पूर्वी। ये आपकी सागर की हो गई। अगर आपकी उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन की आती है 75.43 डिग्री पूर्वी। अब होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद की आती है 77.45। चलिए आगे चलते हैं। वह सीमा, सॉरी ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका गलत हो गया है, यानी यहाँ पे आपका होगा सीमा, गलत टाइप हो गया है। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके
ग्रसित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपकी चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, या फिर एंडिंगटन सीमा, हायल सीमा या फाउलर सीमा, तो आपकी ये कहलाती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जहाँ ना लिख गया है टाइप हो गया, ये आपकी सीमा होगा। चलिए फिर है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी होती है। ये तारों के कारण जो परिघटना घटती है आकाश में वो कौन सी होती है। ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष या फिर धूमकेतु। तो ये जो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है ये आपकी कहलाती है कृष्ण विवर। क्या कहलाती है, कृष्ण विवर। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सर सीवी रमन ने, होमी जहांगीर भाभा ने, चंद्रशेखर या फिर हरगोविंद खुराना ने। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित जिसने किया था वो थे चंद्रशेखर। तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड होता है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण होता है या बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। तो ब्रह्मांड में कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल उच्च गुरुत्वीय खगोलीय अस्तित्व होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी आर पार नहीं गुजर पाता। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बहुत उच्च घनत्व के कारण। तो बहुत उच्च घनत्व किसमें में, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ये। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या 90। तो हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 88 हैं। पहला ये 89 था लेकिन क्या है प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया है। प्लूटो को ये हटाया गया है 2006 में। चलिए निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर या फिर बाइट। तो अगर हम बाइट की बात करते हैं तो किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। इसलिए टेलीमीटरिंग भी होगा, भारहीनता भी होगा और सिसलुनर, ये चारों आपके सही हो जाएंगे। और डी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, डी कंप्यूटर से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित नहीं। इसलिए आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या फिर क्वसर। ब्रिटल स्टार का संबंध जो है वो एनोमिलिया जगत यानी कि इकानोडर्मेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से होता है जो समुद्री जीव यानी सी स्टार के समान होता है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है ब्रिटल स्टार की। बात समझ आ रही है। और ये दोनों ही समुद्री सतह पर रंग यानी रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव होते हैं, ब्रिटल और स्टार। स्टार का संबंध अंतरिक्ष से ना होकर किससे होता है, समुद्र से। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये ब्रिटल स्टार, यानी बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। उस तारे का क्या नाम है। विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीटलग्यूस या फिर बिग डीपर। तो जो तारे भेजी थी कब भेजा था, 1955 में भेजा था। हबल दूरबीन ने इसका चित्र भेजा था। तो हबल किसने भेजा था, हबल दूरबीन ने भेजा था। बात समझ में आ रही है। किसने भेजा था, हबल दूरबीन ने भेजा था। और ये जो आपका बीटल लिग्यूस ओरियन है ये तारा क्या होता है, समूह में सबसे दूसरा चमकीला तारा माना जाता है। बात समझ में आ रही है। तो जो अंतरिक्ष तारे भेजी किसकी तारे भेजी थी, बीटल लिग्यूस की। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई मानी जाती है या सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की। तो किसके बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की। तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या फिर क्वासर। तो कृष्ण मास्टर की बात करते हैं, पहले पल्सर की बात कर लेते हैं। तो ये खगोलीय इकाई मानी जाती है। भंगुर तारा भी एक तारे का ही आकाश से संबंधित है, अंतरिक्ष संबंधित है। क्वासर क्या होता है? क्वासर एक तारावत स्रोत होता है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होता है। जो क्वासर होता है ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनमें आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड होता है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। पल्सर भी क्या करता है? तरंगे उत्पन्न करता है। जबकि कृष्ण मास्टर जो है आपका कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। बात समझ में आ रही है? कृष्ण मास्टर जो है वो आपका क्या होता है? ये आपका खगोलीय वस्तु होती है। चलिए, प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी का, समय का, चमकीलेपन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर। तो अगर उठते हुए देखता है तो यह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ पर दोस्तों? विषुवत रेखा पर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, स्टीलर मील, गैलेक्टिक इकाई या फिर कॉस्मिक किलोमीटर। तो ये जो हो जाती है आपकी तारों की दूरी ज्ञात करने की, तो ये हो जाती है आपकी प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा आपका? ये प्रकाश वर्ष, यानी ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविद्यालय, किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। या फिर ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है वो संबंधित होता है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका आता है कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? सतत सृष्टि सिद्धांत, संकुचन विमोचन सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। सतत, देखिए अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो आपका ये भी सही है, सतत सृष्टि सिद्धांत भी दिया गया है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए संकुचन का सिद्धांत भी दिया गया है और महाविस्फोटक सिद्धांत भी दिया गया है। पर इन तीनों में और चारों के होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब तीनों है तो चौथा क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लाल दानव किससे संबंधित है? तो लाल दानव तारे से संबंधित, सूर्य से, चंद्रमा या फिर ग्रहों से। तो लाल तारे जो हैं वो आपके तारे से संबंधित है। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सुपरनोवा तारा किस प्रकार का तारा होता है? मैग्नीट्यूड वाले तारे होते हैं, न्यूट्रॉन युक्त तारे होते हैं, बिना मैग्नीट्यूड वाले तारे होते हैं या बहुल तारे होते हैं? तो जो सुपरनोवा तारा होता है वो आपका मैग्नीट्यूड वाले तारे होते हैं, यानी ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पल्सर किसे कहते हैं? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को, मैग्नीट्यूड वाले तारों को, सुपरनोवा तारों को या फिर न्यूट्रॉन तारों को? तो जो पल्सर कहा जाता है वो दोस्तों कहा जाता है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों को, यानी ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कापरनिक्स ने या पर्नी ने? तो ये जो प्रतिपादित किया था ये किया था कापरनिक्स ने। कापरनिक्स ने, वो बता दें कि कापरनिक्स ने जो प्रतिपादित किया था वो कब किया था? 1514 ईस्वी में, सन 1514 में किया था। कब किया था? 1514 में किया था। किसने किया था? कापरनिक्स ने।
हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन, यानी पृथ्वी के संगठन में जो मेन तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी व्यास के कितना होता है? 190 गुना होता है। तो जो हमारे सौर परिवार के संदर्भ की बात करते हैं तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है? सबसे सघनतम होती है। बात समझ में आ रही है? क्या होगी? सघनतम होती है। तो ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपको लक्ष्य मिलेगा। बिना मेहनत के कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए मेहनत करना आपका काम है और फल देना ईश्वर का काम है। तो इसलिए जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।